बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करके इसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर चुके हैं। बायोटेक्नोलॉजी से क्या मुराद है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस, उसका स्कोप क्या है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अब बायोटेक्नोलॉजी किसे कहा जाता है? ये बायोलॉजी के एक ब्रांच को कहा जाता है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हैं, उनके प्रोसेसेस को इस्तेमाल करते हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सर्विसेज हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि किसी भी जीन को काट देना या लगा देना, कहीं से भी जीन को कट करके कहीं भी पेस्ट कर देना, ठीक है। डीएनए के एक पार्ट की जगह पर दूसरे पार्ट को रिप्लेस कर देना, डिफेक्टिव जीन की जगह पर सही जीन को लगा देना। इसकी डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, एडिशन एंड डिलीशन एंड रिपेयर या फिर रिमूवल ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसको हम नाम देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि इंसान ने जैसे जैसे उसके इल्म में इजाफा होता गया, उसको ये मालूम हो गया कि डीएनए में हेरिटेड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वरासती मालूमात होती है और वो अगली नस्लों में मुंतकिल होती है। उसके बाद इंसान ने इंसुलिन बनाने वाली जीन की मदद से इंसानी जिस्म के बाहर इंसुलिन बनाई, ठीक है, और फिर इसके अलावा जो है ना ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया, ठीक है। उसके बाद इंसान इस काबिल हो चुका है कि किसी भी जगह पर डीएनए के किसी भी टुकड़े को काट सकता है, उसकी जगह किसी नए टुकड़े को लगा सकता है। स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट जिसका नाम आयन विल्मेट था, वो जो कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था, उसने क्लोनिंग के ज़रिए सबसे पहले दुनिया में एक भेड़, एक शीप बनाई जिसे डोली का नाम दिया, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि 2002 में यानी 2002 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है, और इंसान इस काबिल हो चुका कि आज वो जानता है कि इंसानी जिस्म में पाए जाने वाले जो जीन्स है ना वो कितनी हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, ठीक है, और उनका सीक्वेंस डिस्कस किया स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम बहुत सारी मेडिसिन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। इंटरफेरोन इसके एग्जांपल है, ह्यूमन ग्रोथ भी इसके एग्जांपल है, एंटीबॉडीज़ भी इसके एग्जांपल है, एंटीबायोटिक्स भी इसके एग्जांपल है और इंसुलिन भी इसी की ही एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम फूड साइंस के मैदान में बहुत से नए प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं। माल्टेड फूड की बात की गई, फर्मेंटेड फूड की बात की गई। हमने डिस्कस किया कि बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कामयाब हो रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी की वजह से डिग्रेडेड लैंड्स की रिवाइवल मुमकिन हो पा रही है, ठीक है, पोल्यूशन को पर काबू पाने में मदद मिल रही है। इसी तरह से दूसरे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में भी बायोटेक्नोलॉजी हमारी मददगार है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उससे क्या मुराद है, फर्मेंटेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं और साथ ही साथ फर्मेंटेशन किन ऑर्गेनिजम्स की मदद से होती है, फर्मेंटेशन के एग्जांपल्स क्या हैं, उसका बेसिक मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। फर्मेंटेशन। स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। आप इसकी डेफिनेशन मुख्तसरन यूँ लिख सकते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज का नामुकम्मल तौर पर टूटना, ब्रेकडाउन होना, जिसको हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन का, और ये अमल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी, 9th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर या किसी जानदार जिस्म के अंदर एक अमल होता है जिसे रिस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस को बोला जाता है। रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 4 9th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंसानी जिस्म में या किसी जानदार के जिस्म में हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बेसिकली सेल का पावर हाउस बोला जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन का अमल होता है, उसकी मदद से सेल अपनी ज़रूरत के मुताबिक एनर्जी बना लेता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन की बात की जाए तो ये 2 मराहिल पर मुश्तमिल होती है। रेस्पिरेशन का पहला मरहला ग्लूकोज के टूटने पर मुश्तमिल है। ग्लूकोज 3 कार्बन वाले कंपाउंड में टूटता है जिसे पायरोविक एसिड बोलते हैं। पायरोविक एसिड के मुकम्मल ब्रेकडाउन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन के पहले स्टेप की बात की जाए तो इसे ग्लाइकोलिसिस बोला जाता है, यानी ग्लूकोज का टूटना, और ये कॉमन स्टेप है जो कि
एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में दोनों में पाया जाता है। अगर हम दूसरे मलहे की बात करें तो ये मुख्तलिफ है। इसमें एरोबिक और एनारोबिक डिफरेंट होते हैं और इसकी बुनियाद मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बनने पर है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की नामुकम्मल ब्रेकडाउन होती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है। पायरोविक एसिड तो बन जाता है, लेकिन पहले मरहले में पायरोविक एसिड के बनने के बाद दूसरे मरहले में इसकी मुकम्मल ब्रेकडाउन नहीं होती है। या तो वो एथेनॉल में तब्दील हो जाता है या फिर लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। इसी बुनियाद पर एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, इसकी दो इकसाम है, वो अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये डेफिनेशन को डिस्कस करने के बाद ये बात भी समझ लीजिए कि प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो फर्मेंटेशन के बारे में सिर्फ ये समझा जाता कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं और इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी का भी इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है स्टूडेंट्स, दरअसल एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसका नाम लुइस पैस्चर था और 1857 में इस साइंटिस्ट ने साइंटिफिक कम्युनिटी को इस बात पर कायल किया कि दरअसल फर्मेंटेशन एक खाली केमिकल चेंज नहीं है, बल्कि फर्मेंटेशन के साथ माइक्रोबियल एक्टिविटी भी इन्वॉल्व है, यानी ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इसमें हिस्सा लेते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म की सलाहियत है जिसे वो इस्तेमाल करके अपनी नशोनुमा में मदद लेते हैं। जब भी फर्मेंटेशन होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का किरदार होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स एनारोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए, फर्मेंटेशन के ज़रिए अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं और उनकी नशोनुमा का अमल होता है। फर्मेंटेशन की जो दो इकसाम हैं, दो टाइप्स हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं ना, उनकी करैक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करते हैं और ख़ास माइक्रोबियल ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हैं। अब हम इनकी फर्दर डिटेल को डिस्कस करते हैं। अब हम फर्मेंटेशन की टाइप्स की बात करते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ग्लूकोज जो कि कार्बोहाइड्रेट की एक एग्जांपल है, जो कि फर्मेंटेशन में या रेस्पिरेशन में, ख़्वाह वो एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ऑक्सीजन के मौजूदगी में हो या उसकी गैर मौजूदगी में हो। ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होने की वजह से इसको हम नाम देते हैं कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन का, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट की ही एक एग्जांपल है जिसे ग्लूकोज बोला जाता है। सो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन या ग्लूकोज फर्मेंटेशन के पहले मरहले में ग्लूकोज टूटता है और पायरोविक एसिड में, ठीक है, पायरोविक एसिड बन रहा है। ठीक है, ग्लूकोज बेसिकली 6 कार्बन वाला कंपाउंड है और ये टूट जाता है और 3 कार्बन वाला कंपाउंड बन जाता है, ठीक है, जो कि पायरोविक एसिड है। इस मरहले को ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली ग्लाइको का वर्ड जो है ये ग्लूकोज के लिए, और लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी वो अमल जिसके ज़रिए ग्लूकोज टूट जाता है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इस स्टेप को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड 3 कार्बन वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला स्टेप है जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। अब क्या होता है कि पायरोविक एसिड टूटता है, एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में या कन्वर्ट हो जाता है या फिर अदर ऑर्गेनिक एसिड्स बना देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेप की बुनियाद पर हम फर्मेंटेशन की दोनों टाइप्स को, जिन्हें अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोला जाता है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, चूँकि पहला स्टेप कॉमन है, पायरोविक एसिड जहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब दूसरे मरहले से, दूसरे स्टेप से हम आगाज़ करते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बेसिकली होता क्या है कि पायरोविक एसिड टूट जाता है एसिटल्डिहाइड में, ठीक है, जो कि फर्दर चेंजेस के बाद तब्दील हो जाता है एथेनॉल में। ठीक है, इसे इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। इजाफी तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, चूँकि एंड प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल है जिसे एथेनॉल भी कहा जाता है। इस एंड प्रोडक्ट के नाम की बुनियाद पर इस फर्मेंटेशन को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किन जानदारों की खासियत है, किन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं और ये कहाँ होती है, और इसके साथ साथ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है, कहाँ होती है, उसके एग्जाम्पल क्या है, हम इसे फर्दर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स,
अब अगर एग्जाम्पल देखते हैं, ब्रेड प्रोडक्शन, बियर, वाइन, स्पिरिट। ठीक है, सबसे पहले ब्रेड की बात करते हैं। आप डबल रोटी इस्तेमाल करते हैं अपने नाश्ते में, अपने ब्रेकफास्ट में, उसके स्लाइसेस यूज़ करते हैं, आप नान यूज़ करते हैं। ये कैसे बनता है? आटे को ख़मीर करके बनता है। आटे के ख़मीर बनने का जो अमल होता है ना, ख़मीर आटे में तब्दील होने का अमल जो होता है, एक ख़ास किस्म की फंजाई के अमल में जो फर्मेंटेशन हो रही होती है ना, उसकी वजह से मुमकिन होता है। और उस फंजाई को हम यीस्ट फंगस का नाम देते हैं। होता क्या है, जब ये मैकेनिज़्म होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म फर्मेंटेशन करते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से अपनी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। इस दौरान में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो कि उस आटे से जब बाहर निकलती है वो आटा फूल जाता है और हमें ख़मीर हुआ आटा नज़र आता है। और उस ख़मीर आटे को हम ब्रेड की तैयारी में, नान की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ बेकरी आइटम्स की तैयारी में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को इस्तेमाल करके अंगूर से शराब बनाई जाती है और शराब की मुख्तलिफ शक्लें हैं, जिन्हें बियर और वाइन बोला जाता है। इसी तरह से डिस्टिल स्पिरिट के बनाने का अमल ये भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की वजह से मुमकिन होता है, जिसमें यीस्ट और फंगस किरदार अदा करती है। अब हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को डिस्कस करते हैं। पहला स्टेप जो कि कॉमन है, अल्कोहलिक हो या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। पायरोविक एसिड बना हुआ है, ठीक है, हमने इसे पहले डिस्कस किया था। ठीक है, अब यानी कि ग्लूकोज पायरोविक एसिड में तब्दील होता है। पायरोविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है और ये फर्दर चेंजेस के बाद लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स देखें, लैक्टिक एसिड जो कि एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, इस वजह से इसका नाम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोला गया है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को इस्तेमाल करके हम डेयरी इंडस्ट्री में मुख्तलिफ प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर सॉलिंग ऑफ मिल्क एंड चीज़, या फिर हम कह सकते हैं पनीर बनाने का अमल। ठीक है, ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। वो कौन से जानदार हैं जो अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में मददगार हैं, वो देखते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, हमारे पास उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की अगर बात करें तो यीस्ट आता है। ठीक है, फंगस के एक एग्जांपल है और इसकी एक ख़ास किस्म स्कैरोमाइसिस सेरोवेसी। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इस फंगस का, इस यीस्ट फंगस का, इस स्पीशी का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये दरअसल मददगार है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। इसी तरह से लैक्टोबैसिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ये 2 मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया की कैटेगरीज हैं जो कि मददगार हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फर्मेंटेशन किसे कहा जाता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में पुराना तसव्वुर क्या है, फर्मेंटेशन के बारे में ओल्ड न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, फर्मेंटेशन का बेसिक मैकेनिज़्म क्या है, साथ ही साथ इसकी टाइप्स कौन सी हैं और उसके इस्तेमालात क्या हैं, उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज़म्स यूज़ होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन की एप्लीकेशन की बात की जाए तो इसकी मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, इसके मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं, जो कि ख़ुराक के मैदान में, या फिर हम कह सकते हैं कि मशरूबात की सनत के अंदर और मुख्तलिफ केमिकल्स की तैयारी में। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी फर्मेंटेशन के मुताबिक इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट बाय द मैस कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बड़े पैमाने पे ग्रो करवा कर हम कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के मुताबिक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की टर्म में फर्मेंटेशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। जबकि प्रिमिटिव कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो ट्रेडिशनल फर्मेंटेशन में होता है कि यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड्स, बेवरेजेस एंड स्पिरिट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ुराक की, मशरूबात की या स्पिरिट्स की तैयारी में। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के टर्म्स में फर्मेंटेशन से क्या मुराद है। तो इसका जवाब आपने इस लाइन के साथ देना है। ठीक है, यहाँ पर जो फूड्स हैं, बेवरेजेस हैं और स्पिरिट्स हैं, तो इनकी बात की जाए चीज़, योगर्ट, पिकल, सोया सॉस, बियर, वाइन, ये इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। अब हम डिटेल में फर्मेंटेशन की एप्लीकेशंस को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशंस: फर्मेंटेड फूड्स, बेवरेजेस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। फर्मेंटेड फूड्स की बात की जाए, दरअसल फर्मेंटेशन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फर्मेंटिंग जो एबिलिटीज़ हैं उनको यूज़ करके हम मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ुराक की अशिया तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके
मशरूबात की सनत में मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात तैयार किए जाते हैं। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के टर्म्स में बात की जाए अगर, तो फर्मेंटेशन की वजह से हम बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हासिल करते हैं। अब हम फूड साइंसेज में, फूड के डिसिप्लिन में फर्मेंटेशन के फ़वाइद को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। फर्मेंटेड फूड्स। स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन से हम ऐसी खुराक तैयार कर सकते हैं या हम खुराक को ऐसी शक्ल में बदल सकते हैं जो कि ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो, यानी ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली हो, ज़्यादा डाइजेस्टेबल यानी आसानी से हज़म होने वाली हो, टेस्टियर ज़्यादा अच्छे जायके वाली हो। ठीक है, हम ऐसी खुराक तैयार कर सकते हैं जिसको महफूज बनाना आसान हो, उसकी प्रिजर्वेशन ज़्यादा इजी हो। ठीक है, और उसके लिए रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत भी कम हो, यानी नो नीड ऑफ रेफ्रिजरेटर। स्टूडेंट्स, फर्मेंटेड फूड की कैटेगरीज़ को डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले सीरियल प्रोडक्ट्स है, यानी अनाज से हासिल होने वाली अशिया। हमें कौन सी अशिया हासिल होती हैं, इसकी दो एग्जाम्पल्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ ब्रेड। अब अगर ब्रेड की बात की जाए तो हम ब्रेड को बनाने के लिए फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ यूज़ करते हैं। किसकी फर्मेंटिंग एबिलिटीज़? माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की फर्मेंटिंग एबिलिटीज़। वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि ब्रेड की तैयारी में मददगार है? हमें मालूम है फंगस की एक किस्म है जिसे यीस्ट कहा जाता है। यीस्ट के एक स्पेसिफिक स्पीशी है जिसे हम नाम देते हैं स्कैरोमाइसिस सेरेवेसिका। ये दरअसल मददगार है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की हेल्प से ही हम दरअसल आटे से ब्रेड का जो अमल होता है वो मुकम्मल करते हैं। और ब्रेड की जो प्रोडक्शन होती है ना, वो दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज़ होने की वजह से होती है। नंबर 2 इज़ व्हीट डो। इसका मतलब है आटे को ख़मीर करने का अमल। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फंगस भी मददगार हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया भी हेल्पफुल है, और इनकी मदद से हम आटे को ख़मीर करते हैं, और ख़मीरे आटे को जो बेकरी आइटम्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। इसके अलावा नान की तैयारी में यूज़ होती है, और साथ ही साथ ख़मीरी रोटी के लिए यूज़ होती है। ये मुख्तलिफ़ हालतें हैं जो हमें हासिल होती हैं फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ को हासिल करके, इस्तेमाल करके, माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ में लाके। डेयरी प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर बात की जाए तो हम फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ को यूज़ करके ना सिर्फ दूध से पनीर बना सकते हैं बल्कि दूध से योगर्ट बनाने का काम भी ले सकते हैं। दूध से पनीर बनाने के अमल में दरअसल ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करके लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करवाते हैं। इसकी वजह से मिल्क की प्रोटीन की जो कोएगुलेशन होती है, और मिल्क प्रोटीन की कोएगुलेशन के नतीजे में इसके रिज़ल्ट में दूध जो है वो पनीर में तब्दील हो जाता है। दही बनने के अमल की बात की जाए, उसमें भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवाने वाले बैक्टीरिया मददगार हैं। वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं जिससे दूध दही में तब्दील हो जाता है। ठीक है, यानी कि मिल्क योगर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, तीसरी कैटेगरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। ठीक है, हमें मालूम है फल हो या सब्जियां, उनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है। ठीक है, ये ज़्यादा अरसा तक फ्रेश नहीं रह सकते। एक वक्त गुजारने के बाद ये गलने सड़ने के अमल से गुजर जाते हैं और काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। स्टूडेंट्स, इसी शेल्फ़ लाइफ को, जो कि बहुत कम है, और वजह क्या है? फलों और सब्जियों में पानी का पाया जाना। हम क्या करते हैं? फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, फर्मेंटेशन को ब्रूए कार्ड लाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हैं, और हम अचार की सूरत में फलों और सब्जियों को लंबे अरसे तक महफूज बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है घरों में अचार बनाने का अमल कैसे होता है। फलों और सब्जियों को काटा जाता है, उसके अंदर ऑयल मिलाया जाता है, सिरका मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है। जब ये सॉल्ट साथ मिक्स होता है, एसिड बीच में शामिल हो जाता है, तो इसके रिज़ल्ट में ऑयल की मौजूदगी में ये अचार में तब्दील हो जाता है, लंबे अरसे तक काबिल इस्तेमाल बन जाता है। रेफ्रिजरेशन की भी ज़रूरत नहीं रहती है, जायका ज़्यादा बेहतर हो जाता है और खाने में भी ज़्यादा लजीज महसूस होता है। स्टूडेंट्स, ये पिकल्स की मदद से हम फलों और सब्जियों को सॉल्ट और एसिड मिलाकर ज़्यादा अरसे तक काबिल इस्तेमाल रख सकते हैं। ठीक है, ये फर्मेंटेशन की एक अहमियत है। अब हम फर्दर डिटेल्स की तरफ मूव करते हैं। बेवरेजेस। स्टूडेंट्स, बेवरेजेस की बात की जाए, मशरूबात की बात की जाए, तो इसकी सनत को बेवरेज इंडस्ट्री बोला जाता है, और इसका मतलब मशरूबात होता है। वो कौन से मशरूबात हैं जो कि हम तैयार कर सकते हैं फर्मेंटेशन की हेल्प से, वो हम डिस्कस करते हैं। बियर,
ये एक शराब की शक्ल है जो कि अनाज के दानों से तैयार की जाती है, ठीक है। और इन दानों को दरअसल हम माल्टिंग के ज़रिए ड्राई करके और फाइन पाउडर में तब्दील कर लेते हैं, बदल देते हैं बियर की शक्ल में। इसमें भी फर्मेंटेशन यूज़ होती है। ये जो दाने बारीक पाउडर की सूरत में बनते हैं, इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्मेंटेशन करवाते हैं और उनको शराब में तब्दील करते हैं। शराब की इस शक्ल को बियर बोला जाता है। दूसरी किस्म वाइन है, जिसमें क्या होता है कि ग्रेप्स की फर्मेंटेशन होती है। और किसकी मदद से फर्मेंटेशन होती है? ख़ास किस्म के फंजाई की फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। बियर की बात की जाए तो यीस्ट की मदद से फर्मेंटेशन के नतीजे में सीरियल ग्रेन से बियर बनती है। जब हम इनको माल्टिंग के अमल से गुजारते हैं, खुश्क करते हैं और फाइन पाउडर में तब्दील करते हैं, तो उसके बाद फर्मेंटेशन के नतीजे में ये सीरियल ग्रेन्स बियर में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से अंगूर से शराब बनने के अमल में फर्मेंटेशन इन्वॉल्व है और इसमें भी ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बियर और वाइन में डिफरेंस बताएं। आपने इस फ़र्क को जहन में रखना है और इन 2 लाइनों को ऐड करके आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बेवरेजेस के बाद डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उनमें कैसे फर्मेंटेशन अपना रोल प्ले करती है। फॉर्मिक एसिड है स्टूडेंट्स। फॉर्मिक एसिड को बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मददगार है वो एक फंजाई है, एक फंगस है जिसका नाम है एस्परजिलस फंगस। ये फॉर्मिक एसिड कहाँ इस्तेमाल होता है? टेक्सटाइल डाइंग में इस्तेमाल होता है, कपड़े की सनत में रंगने के लिए, लेदर ट्रीटमेंट, ठीक है, चमड़े की सनत में इस्तेमाल होता है। इसी तरह से रबर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है। नंबर 2 इज़ एथेनॉल। एथेनॉल की बात की जाए तो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्मेंटेशन के ज़रिए से तैयार होता है जिसका नाम स्केरोमाइसिस सेरेवेसी है। रिकॉल योर मेमोरी, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस चैप्टर के आगाज़ में हम रिवाइज़ कर चुके हैं। हमें ये मालूम है कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है वो स्केरोमाइसिस सेरेवेसी के फंगस जो है इसकी मदद से इसके नतीजे में होती है, ठीक है। और इसे जो इसके रिज़ल्ट प्रोडक्ट बनती है वो एथाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं। एथेनॉल को सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, सिरके की तैयारी यानी विनेगर की तैयारी में यूज़ होता है। इसी के साथ बेवरेजेस यानी मशरूबात की तैयारी में भी यूज़ किया जाता है, शराब की तैयारी में यूज़ किया जाता है। नंबर 3 इज़ ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की बात की जाए तो ये भी ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके बनाया जाता है जिसका नाम है स्केरोमाइसिस सेरेवेसी, जिसे हमने अभी डिस्कस किया है, जो कि फंगस की ख़ास स्पीशी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसके इस्तेमालात की बात की जाए प्लास्टिक की तैयारी में, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज़ में और सोप इंडस्ट्री में और साथ ही साथ प्रिंटिंग इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। ग्लिसरॉल प्लास्टिक बनाने में, कॉस्मेटिक यानी मेकअप की अशिया यानी सोप और साबुन जिसे साबुन कहते हैं, और साथ में प्रिंटिंग जिसके एक बाकायदा इंडस्ट्री है उसमें इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ स्वीटनर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। ये मुख्तलिफ सवालात हैं जो कि आपने जहन में रखने हैं। नंबर 4 इज़ एक्रेलिक एसिड, ठीक है। अब एक्रेलिक एसिड की बात की जाए तो ये भी ख़ास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की फर्मेंटेशन के रिज़ल्ट में बनता है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं बेसिलस, ठीक है, जो कि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके इस्तेमालात क्या हैं। एक्रेलिक एसिड ये भी प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है, स्वीटनर में इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक की तैयारी में इस्तेमाल होता है। ये मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के जो मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फर्मेंटिंग एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके हासिल किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि बताइए ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके बनाई जाती हैं, ठीक है। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि फर्मेंटेशन की मदद से कौन सी खुराक तैयार की जा सकती है, और फर्मेंटेड फूड में से स्पेसिफिक करके पूछा जा सकता है कौन सी सीरियल ग्रेन्स है जिनकी फर्मेंटेशन करके हम प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेवरेजेस में वो कौन सी मशरूबात हैं जो कि हम फर्मेंटेशन से बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है फलों और सब्जियों के को फर्मेंटेशन की मदद से कैसे काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं, ज़्यादा अरसे तक कैसे महफूज बना सकते हैं। ये मुख्तलिफ सवालात आपने अपने जहन में रखने हैं जो कि आपके इम्तिहानात का ज़रिया हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह चैप्टर के बिल्कुल आगाज़ में हमने फर्मेंटेशन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस किया, वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ फर्मेंटेशन एक फुल फ्लेज्ड लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। ये तमाम पहलू मद्देनज़र रखते हुए आपने आज का लेक्चर तैयार करना है, ठीक है। तब आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।